प्यारे विद्यार्थियों, छात्र छात्राओं, आज हम मौर्य काल के प्रमुख अधिकारियों का वर्णन हम पढ़ेंगे। उसमें से प्रमुख अर्थशास्त्र में वर्णित अधिकारियों को तीर्थ कहा गया है। उन 18 तीर्थों का अर्थशास्त्र में वर्णन मिलता है, जिसकी सूची इस प्रकार दिया गया है। पहला जो होता था मंत्री एवं पुरोहित होता था। दूसरा जो महत्वपूर्ण अधिकारी था वह समाहर्ता था, राजस्व का संग्रहकर्ता और आय व्यय का ब्यौरा रखने वाला प्रमुख अधिकारी होता था। समाहर्ता मतलब होता है राजस्व का संग्रहकर्ता, आय व्यय का ब्यौरा रखने वाला। सन्निधाता या कोषाध्यक्ष होता था। सन्निधात की पूरा अधिकारी पूरे राज्य के धन की व्यवस्था करना था। उसके अनुमति से ही पैसे धन खर्च होते थे। यानी कि दूसरा प्रमुख अधिकारी सन्निधाता था। राज्य की पूरी धन और वित्त का देखभाल करने वाला सन्निधाता होता था। युद्ध विभाग का मंत्री सेनापति होता था। मौर्य काल में युद्ध विभाग का मंत्री मौर्य काल में सेनापति होता था। राजा का उत्तराधिकारी युवराज होता था। यानी कि राजा के पुत्र को युवराज कहा गया है, अर्थात यह राजा का उत्तराधिकारी होता था। हर राजा अपने पुत्र को राज्यों में शासन को सीखने के लिए, अच्छे ढंग से शासन चलाने के लिए ये राज्यों में सूबेदार बनाया जाता था और वही उसकी प्रशासनिक दक्षता की शुरुआत होती थी। प्रदेष्टा कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था। प्रदेष्टा कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय का प्रमुख अधिकारी होता था। नायक जो होता था सेना का संचालन करता था। नायक जो सेना की पूरी देखभाल नायक पर होती थी। 8वां अधिकारी था कर्मांतक। ये उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक करने वाला अधिकारी था। कर्मांतिक उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक करने वाला अधिकारी था। व्यवहारिक धर्मस्थीय दीवानी न्यायालयों का प्रमुख न्यायाधीश होता था। व्यवहारिक धर्मस्थीय या दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीन होता था। दीवानी भूमि संबंधी विवाद को हम दीवानी न्यायालय कहते हैं। फौजदारी मतलब मारपीट से संबंधित केस को फौजदारी के अंतर्गत रखा जाता है। मंत्री परिषदाध्यक्ष या मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता था। मंत्री परिषदाध्यक्ष या मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता था। दंडपाल या सेना की सामग्री जुटाने वाला अधिकारी होता था। दंडपाल सेना की सामग्री जुटाने वाला प्रमुख अधिकारी होता था। अंतपाल या सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक या मार्ग की सुरक्षा करने वाला अधिकारी को अंतपाल कहते हैं। सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक एवं मार्ग सुरक्षा का देखभाल करने वाला प्रमुख अधिकारी होता था। दुर्गपाल ये दुर्गों का प्रबंधक करने वाला कार्य दुर्गपाल देखता था। दुर्गों का देखभाल करने वाला अधिकारी दुर्गपाल होता था। नगरों का प्रमुख अधिकारी को नागरक कहा गया है। मौर्य काल में नगर का प्रमुख अधिकारी को नागरक कहा गया है। राजकीय कागजातों को सुरक्षित रखने एवं राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने वाला अधिकारी को प्रशासता कहा गया है। प्रशासता राजकीय कागजों को सुरक्षित रखने एवं राजकीय आज्ञाओं को
लिपिबद्ध करने वाला प्रमुख अधिकारी को प्रशासता कहा गया है। राजमहलों को देखभाल करने वाला अधिकारी दवारिक कहलाता था। दवारिक कहलाता था। सम्राट के अंगरक्षक सेना का प्रधान या मुखिया अंतर्वशिक कहलाता था। सम्राट के अंगरक्षक सेना के प्रधान अंतर्वशिक कहलाता था। आटविक नामक अधिकारी वन विभाग का मुखिया होता था। आटविक नामक अधिकारी वन विभाग का प्रधान होता है। विशेष बात यह है कि अशोक के अभिलेखों में पुरोहित का उल्लेख नहीं मिलता है, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य के समय पुरोहित का उल्लेख मिलता है। अशोक के अभिलेखों में पुरोहित शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य के समय या महत्वपूर्ण चंद्रगुप्त मौर्य के समय पुरोहित का उल्लेख मिलता है।